फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो क्या कहता है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वो प्रोसेस है, मतलब जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी अजम्पशंस है उनमें जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको ध्यान में लेते हैं। ठीक है, किसके बेस पे? जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके बेस पे। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होती है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस होती है और फिर हम ये चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको 6 टाइप्स में बांटा जाता है: प्रीमाइसिस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। यहाँ पे स्पेल लें। फिर बात आता है प्रीमाइसिस कंट्रोल क्या। देखो, ये आपको वर्ड नाम से ही लग रहा होगा। प्रीमाइसिस मतलब होता है किसी चीज़ का बेस, आधार, या प्रीमाइसिस होती है एक जगह, बिल्डिंग वगैरह को भी बोल देते हैं। तो प्रीमाइसिस कंट्रोल डिजाइन किया जाता है चेक करने के लिए सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूसली वेदर और नॉट द प्रीमाइसिस सेट ड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर स्टिल वैलिड। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जब वो बन रही है तो क्या बनाएगी? स्ट्रेटेजी बनाएगी। तो जब हम कंट्रोल का काम करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जब हमने स्ट्रेटजी बनाते टाइम जो प्रीमाइसिस एस्टेब्लिश किया था, क्या आज जब हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल वगैरह कर रहे हैं, तो क्या आज भी वो प्रीमाइसिस हमारा वैलिड है? ठीक है, प्रीमाइसिस आर द एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसके अंतर्गत हम जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उसको ऑपरेट करते हैं। इसमें अजम्पशंस आती हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, जिनको हम कंडीशंस वगैरह भी बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी को अफेक्ट करती है। अगर कोई प्रीमाइसिस है वो वैलिड नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हमारी स्ट्रेटजी में बदलाव वगैरह कर देंगे, क्योंकि देखो कोई कमी होती है तभी तो हम चेंजमेंट लेके आते हैं। तो कहता है कि जो प्रीमाइसिस देते हैं वो 2 प्रकार के फैक्टर से कंसर्न करते हैं। कौन कौन से? इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर से कंसर्न करके चलते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं, देखो हमें पता है इन्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वैसे वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे आसपास की सराउंडिंग वगैरह जो हमें अफेक्ट करती है, ये माइक्रो मैक्रो दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चर। ये किसी भी बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अफेक्ट करके चलते हैं, और अगर इनमें थोड़ा भी चेंजमेंट आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग फिर बिजनेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जो रिजल्ट्स वगैरह हमारे वो भी अच्छे नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसने, जो टाटा ग्रुप है भाई, वो क्या करना चाहता था? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता था बेंगलोर में, लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, तो क्या हुआ? उसका प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। ऐसे ही विदेश संचार निगम लिमिटेड थी, वो क्या चाहती थी? वो पैसे राइज करना चाहते थे ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट से, लेकिन भाई स्टॉक मार्केट डिप्रेस था, मतलब भाई लो पे था, तो इसलिए फेल हो गई। ऐसे ही इंडस्ट्रियल फैक्टर कौन से होते हैं? जो अफेक्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, मतलब किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस को, काम को वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अजम्पशंस बनाती है इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर के बारे में, या उसका जो भी कंपटीशन वगैरह है इसके अंदर तो उनके बारे में। अगर इन फैक्टर में कोई चेंजमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें किस में चेंजमेंट करना पड़ता है? हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एक इंटरनेशनल टायर मेकर है कंपनी, ठीक है, मिचलिन ऑफ फ्रांस, उसने हैविंग टायर प्रोजेक्ट्स इन 80 कंट्रीज में प्रोजेक्ट है उसका। ठीक है, वॉज परमिटेड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा उसे ना परमिशन दे दी गई कि वो इम्प्लीमेंट कर सकती है 500 करोड़ रुपीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडियल टायर एट तलेगांव नियर पुणे इन मार्च 2000। ठीक है, तो कंपनी को अपने प्रोजेक्ट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह था उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसे वो परमिशन वगैरह मिल गई थी। तो कहता है कि अगर हमें प्रीमाइसिस कंट्रोल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, आइडेंटिफाई करना चाहिए की प्रीमाइसिस विच आर इट विटल इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब भी हम स्ट्रेटेजी को लागू करते हैं तो उन की प्रीमाइसिस को आइडेंटिफाई करो जो ज़रूरी हैं। जैसे बहुत सारे प्रीमाइसिस होते हैं स्ट्रेटेजी को बनाते टाइम, लेकिन उनका नेचर है बदलता रहता है ज़्यादातर का, इसीलिए हमें उनको इवेलुएट करना चाहिए और बेस्ट को चूज़ करके चलना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग वगैरह करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग का मतलब होता है पीपल है ना ऑर्गेनाइजेशन में हु है लाइकली हैव एक्सेस टू द रिलीवेंस, मतलब ऐसे लोग जिनको ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आसानी से एक्सेस वगैरह कर लेते हैं प्रीमाइसिस के बारे में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि देखो, जिस इंसान के पास इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे काम को ईजिली कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। ठीक है, जैसे सेल्स फोर्सेज हैं,
या मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्हें सेल्स से रेटिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो उन्हें हमें मॉनिटरिंग का काम देना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल हम इसकी टेक्निक्स में भी पढ़ चुके हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल तो उन सिचुएशन में अपनाया जाता है जब इन्वायरमेंट क्या हो, स्टेबल हो, जबकि स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल जब हमारा इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो, मतलब चेंजेबल हो। तो कहता है कि जब स्टेबल इन्वायरमेंट होता है तो ये माना जाता है कि जो हमने एजम्पशंस पहले बनाई थी वो आज भी वैलिड है। ठीक है, मतलब वो लंबे पीरियड तक वैलिड ही रहेंगी। इसके अंतर्गत 3 इसकी अप्रोचेज हैं या प्रेडिक्शंस है। क्या क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर, अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर और जेनरिक स्ट्रेटेजीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर वो ये थी, कोर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होते हैं। मतलब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट, जैसे भाई रिवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का, ताकि हर पर्सन की अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। जेनरिक स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, एक अप्रोच होता है कंट्रोल करने का, किसके बेस पे? अजम्पशंस के बेस पे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी की हैं, ये कैसे किया जाता है? मतलब जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज है उसमें है ना, हमारी इंडस्ट्री जैसी जो सेम इंडस्ट्री है उनके साथ हम कंपैरिजन वगैरह करके देख सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, वो ग्रोथ करे तो क्यों कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल, ये जहाँ पे अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो मतलब फैक्टर होते हैं वो हमारे प्रिडिक्शन से बाहर होते हैं, स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल स्टेबल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारे इन्वायरमेंट वगैरह में बदलाव करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या अप्रोच दिए हैं? स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस और सिस्टम मॉडलिंग। स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट में क्या कहता है, इसमें ये है ना, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को और ये देखता है कि उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो एक स्ट्रेटेजिक इशू है ना किसी भी डेवलपमेंट में, वो इनसाइड से भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को और उसके जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की क्षमता है उन सबको अफेक्ट करता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक इशू वगैरह उन्हें टाइम पर देखना और मैनेज करना ज़रूरी होता है। स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम एग्जामाइन करते हैं जो भी नेचर है या जो भी मतलब किसी भी लिमिट है किसी भी सिनर्जीज वगैरह की। ठीक है, ये देखते हैं। और सिस्टम मॉडलिंग में क्या होता है कि मतलब ये एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है, ये हमें पढ़ा है। ये क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग है ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स वगैरह की, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। देखो, इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज़ को लागू करना। तो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल को डिज़ाइन किया जाता है असेस करने के लिए कि जो हमने स्ट्रेटेजी लागू की थी क्या वो सही है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अनफोल्डिंग इवेंट्स हैं या जो भी रिजल्ट आए हैं अब। ठीक है, विद इंक्रीमेंटल स्टेप्स एंड एक्शंस। तो बहुत सारे मतलब कहता है कि सेवरल टाइप ऑफ एक्शन है ना ज़रूरी होते हैं जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक स्ट्रेटेजी, मतलब एक स्ट्रेटेजी को, लाइक एज प्रोजेक्ट के लिए, प्रोग्राम के लिए, रिसोर्स को बांटने के लिए, फंक्शनल स्ट्रेटेजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। ठीक है, और ये ना टाइम टू टाइम हमें एक्शन ले लेने चाहिए क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमें पूरे, क्योंकि देखो अगर आपने किसी चीज़ की स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ही ख़राब किया है तो रिजल्ट तो अच्छे आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसके अंतर्गत है ना मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजिक और थ्रस्ट और माइलस्टोन रिव्यू पे ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या है देखते हैं। देखो, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक्शंस हैं ना उनको बहुत सारे अलग अलग थ्रस्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी स्पेसिफिक नैरो एक्शंस है ना वो रिप्रेजेंट कर पाए जो भी नीड्स वगैरह हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो जो भी थ्रस्ट कंसेप्ट है वो क्या कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट अलग पार्ट होगा, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहले तो आइडिया कंसेप्ट डेवलप करोगे, फिर प्रोडक्ट को, फिर मार्केटिंग में टेस्ट करोगे, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। तो पहली स्टेज होती है इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, फिर उसको यूज़ करना, फिर प्रोडक्ट के फीचर वगैरह को मॉडिफाई करना, अगर प्रोडक्ट सही है तो उसको एक्सेप्ट करना। तो मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट में क्या होता है कि जो भी आपका आइडिया वगैरह है उसको आप मतलब अलग अलग पार्ट में बांट के फिर चेक करते हो कि भाई मॉनिटर वगैरह करते हो कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, माइलस्टोन रिव्यू। माइलस्टोन एक आइडेंटिफाइड सेगमेंट होता है स्ट्रेटेजी का, जो किस फॉर्म में हो सकता है, क्रिटिकल इवेंट्स में, मेजर रिसोर्स एलोकेशन में, या एक टाइप से कहे तो जो भी अमाउंट ऑफ टाइम है उसके फॉर्म में। ठीक है, इसको क्रिटिकल असेसमेंट की ज़रूरत होती है टाइम एंड कॉस्ट के मतलब फॉर्म में। तो माइलस्टोन रिव्यू किस पर ज़्यादा ध्यान देके चलता है, टाइम एंड कॉस्ट पे। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीज ब्लॉक बहुत सारे माइलस्टोन में बांट दिया जाता है और हर किसी को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, और उसी के ऊपर उसका नेचर वगैरह डिपेंड करता है, कॉस्ट एंड टाइम डिपेंड करता है। नॉर्मल सी बात है, जितना लंबा प्रोसीजर होता है उतना ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगेगी, जितना छोटा होगा उतना कम कॉस्ट और टाइम लगेगा। फिर आता है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। देखो, सर्विलियंस का मतलब होता है किसी चीज़ पर फोकस करना, अटेंशन पे करना, निगरानी वगैरह रखना। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस में क्या करते हैं
ये एक नॉन फोकस कंट्रोल होता है। ये डिज़ाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए जो भी ब्रॉड रेंज है ना इवेंट्स, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, जो है ना हमारे स्ट्रेटजी के जो भी एक्शंस वगैरह उनके लिए क्या पैदा कर रहे हैं, थ्रेटन मतलब खतरा वगैरह। बेसिक आइडिया ये है इसके अंतर्गत कि जो जर्नल मॉनिटरिंग वगैरह है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज वगैरह की, उसको बढ़ाया जाता है ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको मतलब उसको रिकवर करने में, उसको अचीव करने के सामने जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उनको हटा पाएँ और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले पाएँ। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या होता है? ये एक सब्जेक्ट होता है अदर टाइप ऑफ कंट्रोल का, मतलब जो ज़रूरी होते हैं। भाई एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, कभी बदल जाए, पता नहीं कब क्या इम्पैक्ट आ जाए, तो ये हमें कुछ स्पेशल मतलब अलर्ट देता है। जैसे कि भाई कोई टेक्नोलॉजी है बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वार हो गया दो कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि उससे भी तो बिजनेस अफेक्ट होता है। स्ट्रेटेजिक एक्शन ले किसी कंट्री ने, जैसे भाई किसी कंट्री ने किसी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया हो, या बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग एक्शन ले लिया हो, या जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उन पर लगा दिया हो, जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा दियो, ये सब। तो मतलब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में कुछ स्पेशल प्रकार के अलर्ट दिए जाते हैं, उन पर हम ध्यान लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 टाइप्स थे किसके, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के, जो यहाँ ख़त्म होते हैं। इससे आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अलग टॉपिक को। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज ट्रिकी। थैंक यू।